गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से प्रैक्टिस पेपर, अर्थात एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस पेपर जो आपकी परीक्षा के लिए खास होने वाला है। अभी ये प्रैक्टिस पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विशेष है। ठीक है, बाकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी की परीक्षाएं, एमपी की परीक्षाएं, उत्तराखंड एलटी, इन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। एक प्रैक्टिस सेट हमने आपको दे रखा है पहले, ठीक है, वो आपको मिल चुका है और वो आपको बहुत पसंद आया था। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रयास ये किया गया है जैसे प्रश्न आ रहे हैं वैसे ही प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में वैसे ही प्रश्न रखे गए हैं, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल। ठीक है, तो चलिए आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिस पेपर की ओर। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाएं। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। शीघ्रता से सभी साथी जुड़ जाया करें। चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दें जिससे कि सभी साथी जुड़ जाएं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है और नोटिफिकेशन न जाने के कारण लोग धीरे धीरे जुड़ पाते हैं, सर्च करते हैं क्लास को, कहाँ है क्लास, कहाँ है क्लास, ढूंढ ढूंढ के पहुँचते हैं तो देर लगती है। ठीक है, चलिए तो क्लास कहाँ है ये हम ढूंढकर पहुँचने वाले हैं सीधे सीधे आज की क्लास पर। ये लो, ये देखो, ये तो पुराना है। पुराना है ये। चलिए चलिए भाई शीघ्रता से ये, चलिए भाई बहुत शानदार। चलो, इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के सभी तरह के प्रश्न रखे गए हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची है राहु, अंशुक, नाग, ध्वज। बताइए, ए बी सी डी। बहुत शानदार प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। केतु का पर्यायवाची कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राहु, अंशुक, नाग या ध्वज। तो केतु का पर्यायवाची है ध्वज। ठीक है, केतु का पर्यायवाची क्या है? ध्वज। पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। चलो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। बताइए, ये शानदार प्रश्न है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। 4 युग्म दिए हुए हैं, 3 युग्म शुद्ध हैं, 1 युग्म अशुद्ध होगा। वही युग्म आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। बताइए, ए बी सी या डी। कमल, आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, जमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। बताओ कौन सा युग्म अशुद्ध है, ए बी सी या डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए ए बी सी डी। तो इसमें
सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। आकाश का एक पर्यायवाची पुष्कर भी माना जाता है, अर्थात पुष्कर का अर्थ आकाश भी होता है, तो ये आपस में पर्याय हो गए। कमल का तामरस, ये तो परीक्षाओं में इसकी बहार रही है। तामरस याद रखेंगे आप, तामरस काय का पर्यायवाची है, तो ये कमल का है। ठीक है। यमुना का जाह्नवी, ये अशुद्ध है। जाह्नवी हमने उस दिन एक दिन बताया था, जाह्नवी, जाह्नवी काय का है? गंगा का काय का पर्यायवाची है जाह्नवी? गंगा का। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया, यहाँ यमुना का नहीं है। कामदेव का मनोभव, मन में उत्पन्न होने के कारण कामदेव को मनोभव कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? चलो भाई, घर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो घर का पर्यायवाची तो सब जानते होंगे, सब घर में रहते हैं। अधोलिखित में से में कौन एक घर का पर्यायवाची है? ठीक है, तो घर का पर्यायवाची अयन, चयन, मयन, घरन। बहुत शानदार। बताइए ए, बी, सी या डी? तो घर का पर्यायवाची कौन सा है? अयन। ठीक, घर का पर्यायवाची कौन सा है? अयन। पहला विकल्प सही हो जाएगा, अयन। ठीक, और राम का घर रामायण, अयन। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न हो गया। बिना किसी देर के हम चलेंगे शीघ्रता से, जरूरत होगी वहाँ थोड़ी सी हम व्याख्या भी करेंगे। जिसका निवारण न हो सके, बताओ क्या कहते हैं? जिसका निवारण न हो सके उसके लिए, जिसका निवारण न हो सके, अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णीत, अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए, ए, बी, सी या डी? तो अनिवार्य हो जाता है। जिसका निवारण न हो, अनिवार्य। तो जिसका निवारण न हो उसे कहते हैं अनिवार्य। क्या कहते हैं? अनिवार्य। चलो बहुत बढ़िया है, डी विकल्प सही है। जिसका निर्णय, जिसका निवारण न हो सके उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा एक दो यहाँ पर हम आपको और पूछे ले रहे हैं। हमने बताया था पहले, बताइए पके अन्न की भिक्षा, पके अन्न की भिक्षा, पके अन्न की भिक्षा, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? हमने एक क्लास में आपको बताया है। ठीक है, पके अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? कमेंट करिए, पके अन्न की भिक्षा। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? शीघ्रता से आप बता दीजिए। चलिए अगला चौथा प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला जलचर, थल में रहने वाला थलचर और नभ में रहने वाला नभचर। ठीक है, तो जल में रहने वाला प्राणी जलचर, सी विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न। अब देखते हैं छठा प्रश्न। जिसके पास कुछ न हो, बताइए जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। ठीक, आप याद रखेंगे, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। और जो गुरु के समीप रहता हो, अंतेवासी। जो शिष्य गुरु के समीप रहता हो उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। चलिए अगला देखते हैं, छठा हो गया। उसके बाद सातवां, समष्टि का विलोम। ये विलोम शब्द से आ गया। चलिए पूरा व्याकरण और पूरा साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, बहुत शानदार प्रश्न आएंगे, इम्पोर्टेंट। चलिए समष्टि का विलोम क्या है? हमने विलोम की वीडियो आपको दी थी, आपको बताया था विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। समष्टि का मतलब एक तरह से होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम समाज, बहुत सारी इकाइयां। और व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, इसका मतलब है एक इकाई। यदि हम इसे एक व्यक्ति माने तो हम इसे एक समाज मान लेंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? एक इकाई, तो इसका मतलब अनेक इकाई। ठीक, तो ये व्यष्टि और समष्टि आपस में क्या है? विलोम अर्थ देने वाले हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। ये है
पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पावन शब्द का, बताइए, प्रिंटिंग की गलती है भाई। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 1 1 1 1 लिखा है, एक भी नहीं होगा इनमें से, सभी गलत। क्यों? क्योंकि पो धन अन, पो धन अन क्या होगा? पवन, ठीक है। और पौ धन अन क्या होगा? पावन, ठीक है, पावन। तो ये विकल्प में कहीं दिया ही नहीं है, और वैसे यहाँ होना चाहिए था पौ धन अन बराबर पावन, सी होना चाहिए था। चलो, तो ये कौन सी संधि है? एचो अयवायाव, क्या है ये? एचो अयवायाव, ठीक है। अयाद संधि का सूत्र है ये। कौन सी संधि है? अयाद, ठीक है। कौन सी संधि है ये? अयाद। अयाद का अर्थ क्या होता है? अयाद संधि का मतलब होता है अय आदि, अय आदि, ठीक है, अय आदि। जिस संधि का परिणाम अय आदि होता है उसे अयाद संधि कहते हैं। ध्यान रखना, जिस संधि का परिणाम अय आदि होता है उसे अयाद कहते हैं। अय आदि कैसे होता है? देखो, एच प्रत्याहार है संस्कृत में, माहेश्वर सूत्र आपको याद होंगे, ठीक है। एच जैसे अय उड़ रिलका एउंगा युच हय बरट लंड यमंगड़ नम झवय घड़ दस जब गड दस खप छट थ चट तब कपय सर हल, ठीक है। तो एच जो प्रत्याहार है, अ ए उड़, ठीक, रे क ए ओंग आई औ च, ठीक है, आई औ च। अब एच यहां से बनेगा, देखो एच कहां से बनेगा? ए ये है और च ये है, अर्थात ये जो होते हैं इन्हें तो हम छोड़ ही देते हैं। अब ए ओ आई औ, एच में 4 वर्ड आते हैं, कौन कौन से? ए आई ओ, यदि इस क्रम में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इस क्रम में लिखें तो फिर हम ऐसे लिखें जैसा क्रम दिया है वैसा, ए ओ, ठीक है, आई और औ, ठीक। अब देखो, ए के बाद, ओ के बाद, आई के बाद और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से कायम होता है अय, अव, आय और आद, ये अयाद संधि है। अब इसका मतलब हुआ अय आद, अय आद, आद में ये सब आ गए, ठीक। जिस संधि का परिणाम अय धन आदि, अयाद हो उसे अयाद कहते हैं। अयाद समझ गए? अब किससे कहते हैं अयाद संधि? अय आद। अब देखो यहां पर क्या है? अब देखो यहां पर क्या है? ओ धन पवन, ओ धन अ, तो पव, अब आया पवन। औ धन अन तो आएगा औ के बाद आव, पाव, पावन, ठीक है। कैसे बनता है? एच अय, यहां से अय करेंगे हम अलग ऐसे, अब ये करेंगे तो यहाँ अ आ जाएगा, अव, क्या होगा? अव होगा तो यहाँ आ निकलेगा अलग, आय, फिर यहां से आ निकलेगा तो आव, अर्थात ये जो लिखा है यही ये लिखा है, अय अव आय आव, ठीक है। तो ये अयाद संधि है, बहुत सरल संधियां हैं, बहुत आसानी से। चेधन अन चयन, बोधन अन भवन, ठीक है, बोधनुक भौधनुक भावुक, बहुत सारी। चलो, हम संधियां नहीं पढ़ रहे हैं अभी, फिलहाल हम कर रहे हैं अभ्यास, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट, बताओ। इस तरह का प्रश्न आए तो आप शब्दों को थोड़ा सा अलग अलग करके देखें, उपसर्ग हटाकर देखें। भर है भरपूर, भर शक, भर
भरतार, ठीक है, भर पेट। तो सी विकल्प सही है, भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी तीन में हुआ है। चलो अगला है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत् धन सम, ठीक है, तत् धन सम। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैं तत्सम। तद धन भव संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ विकार हो गया और रूप परिवर्तित होकर प्रयुक्त हो रहे हैं, वो तद्भव। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बनाते हैं, वो संकर कहलाते हैं। देशज, इनकी उत्पत्ति का अता पता नहीं है, लेकिन इनकी उत्पत्ति देश में हुई है, इतना पता है, ठीक है, तो ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होता है? तो बताओ A, B, C, D कौन सा सही हो जाएगा? अपादान, ठीक है, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। बताओ 11वां प्रश्न। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कौन सा होता है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? बताइए भाई, क्रिया का आधार सूचित करने वाला, ये तो सूत्र आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। बताइए आधारो अधिकरणम, ये यहाँ कौन सी संधि है? ये यहाँ पर कौन सी संधि है? ठीक है, ये वाली, ये संधि का नाम बताओ। यहाँ से एक प्रश्न आता है इस संधि से, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से इस वाली संधि से एक प्रश्न आता है। आधारो अधिकरणम, आधार को सूचित करने वाला अधिकरण, सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, आधारो अधिकरणम। चलो भाई 11 हो गया। 12 देखो, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा है? दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। बताइए, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बताओ। अब देखो, क्रिया कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक है, कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो, कर्म समाने सहित, कर्म माने कर्म, कर्म साथ हो या कर्म आने की संभावना हो। अकर्मक जिसमें कर्म न हो, कर्म जिसमें अमाने नहीं, कर्म माने कर्म, कर्म न हो या कर्म आने की संभावना न हो, उससे सकर्मक और अकर्मक, ये अलग अलग 2 क्रियाएं हो गई, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या होता है कि हम क्रिया पर क्या, ठीक है, किसको, यदि ये प्रश्न करें और उत्तर आए, उत्तर प्राप्त हो, तो वहां पर होगी सकर्मक क्रिया, वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया। और उत्तर प्राप्त न हो, ठीक है, उत्तर प्राप्त हो, उत्तर मिले तो सकर्मक, ठीक है, तो क्या होगा? सकर्मक। और न मिले तो अकर्मक, ठीक। अब जैसे दौड़ना, क्या दौड़ना, क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, अर्थात ये हो गई अकर्मक। ये कैसी हो गई? अकर्मक। समझ लेना, एक प्रश्न आता है सकर्मक अकर्मक से। हंसना, क्या हंसता है, कोई उत्तर आया नहीं, तो ये भी हो गई अकर्मक। पढ़ना, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, गणित पढ़ता है, ठीक है, विज्ञान पढ़ता है, तो इसके उत्तर आ गया, अर्थात ये हो गई सकर्मक। आना, वह आता है, क्या आता है, किसको आता है, कोई उत्तर नहीं, तो आना कैसी हो गई? अकर्मक। कैसी हो गई? अकर्मक, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक आप समझ गए होंगे मेरे विचार से। चलो, समझ गए तो ठीक है।
नहीं समझ गए तो और थोड़ा सा हम आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ क्रियाएं। जैसे बताइए सकर्मक या अकर्मक कैसी क्रिया है? चमकना, ठीक है, रोना, ठीक है, चमकना, रोना, मुस्कुराना, ठीक है। सकर्मक या अकर्मक बताना है इनमें से, ठीक है। चमकना, हंसना, रोना, बताते चलो भाई कैसी क्रियाएं हैं, बताओ। जागना, ठीक, सोना, जागना, सोना, इसके बाद और लिखो डरना, डरना, ठीक है। और उसके बाद और लिखो चलना, ठीक, मरना, ठीक। ये हो गए चलना, मरना, डरना, खेलना, टहलना, घटना, उठना, ठीक है, खेलना, उठना, बैठना, ठीक। इन सारी क्रियाओं में यदि आप क्या लगाएंगे तो उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। जब उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं, ठीक है। ये सारी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? अकर्मक, ठीक। चलो अब जैसे क्या चमकता है? चमकना, क्या चमकता है? मतलब ये है प्रकाश के अर्थ में तो उत्तर आएगा, लेकिन कोई दूसरी वस्तु इसमें नहीं आएगी। रोना, क्या रोता है? ठीक, किसको रोता है? कोई उत्तर नहीं आएगा। मुस्कुराना, क्या मुस्कुराता है? कोई उत्तर नहीं। जागना, क्या जागता है? क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा। क्या डरता है? कोई उत्तर नहीं। अब देखो ये तो हो गई अकर्मक। और सकर्मक जैसे खाना, ठीक है, कैसी है? क्या खाता है? तो हो सकता है रोटी खाता हो सकता है सेब खाता हो, फल खाता हो, तो ये कैसी हो गई? सकर्मक, ठीक है। पढ़ना, सकर्मक। लिखना, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो लिखना कैसी हो गई? सकर्मक। जिसके साथ कर्म आ सकता है या आता है वो सकर्मक, नहीं आता है वो अकर्मक, ठीक है। एक प्रश्न आता है यहाँ से, ध्यान से कर लेंगे आप लोग। अब देखो कौन सा तद्भव है? तद्भव, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। भ्रमर तत्सम है, ठीक है। व्याघ्र तत्सम है। क्षीर तत्सम है। कोयल है तद्भव। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल, कोकिल, ठीक है। कोकिल की कूक में सुनाई आज देते हुक। कोकिल की कूक में सुनाई आज देते हुक। बैठे काग बाग बीच बोलियां सुनाते हैं। बने हैं कपूत पूत आज देश भारत के। बिंदु की चिता पे बैठे रोटियां पकाते हैं। चलो अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? नया शब्द है, इसका तत्सम बताइए। नव्य, नूतन, नवल, नवीन। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत गलत होता है, ठीक है। डाइट प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया था नया वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। ABCD, नया का तत्सम क्या है? नूतन या नवीन? जिन्होंने ए बताया उनका गलत, जिन्होंने बी बताया उनका गलत, जिन्होंने सी बताया उनका गलत, जिनका ए बताया जिन्होंने उनका सही। नव्य, नया का क्या होगा? नव्य। 14वें प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा? नव्य होगा, ए विकल्प सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव शुद्ध पूछा गया है। हरिद्रा, हरिद्वार बिल्कुल अशुद्ध है। पृष्ठ, पन्ना अशुद्ध है। पर्यंक, परख बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है।
और चुल्लीक चूल्हा ये शुद्ध है, अर्थात ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये जोड़ा बिल्कुल सही है, शुद्ध पूछा गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। 15वां। 16वां देखो, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ ध्वनि के लिए आपको बताया था कौन सा सूत्र? उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ये सूत्र बताया था। उपवर्ग, उसके बाद पवर्ग, पवर्ग कैसा है? पूरा ओष्ठ्य। तो प ओष्ठ्य, प फ ब भ म, ये तीनों ओष्ठ्य हैं। ये तीनों कैसे हैं? ओष्ठ्य। और अब ये बचा च, ये है इच यशानाम तालु, ये तालव्य है। च कैसा है? तालव्य। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलो 16वां हो गया। अब देखो 17वां। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब तक व्याकरण के प्रश्न थे 16, अब ये देखो साहित्य का प्रश्न है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ के लेखक हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मुकरी, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ठीक है, तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? स्वयंभू, जगनेक, अमीर खुसरो, कुंभन दास। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए, आदिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं पटियाली के रहने वाले। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, और ये कथन है भिखारी दास का। ठीक है, ए विकल्प सही है। 19वां हो गया। चलो अब 20वां, रसोई घर। रसोई घर, तो रसोई घर के लिए कौन सा विग्रह होगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई घर की रसोई, रसोई और घर। बताओ विग्रह। समास विग्रह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समास का विग्रह आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो विग्रह सही विग्रह कर लोगे तो सही समास कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। रसोई घर का सही विग्रह होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो 21वां, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक कौन है? चित्र तुरंग न्याय मम्मट, शंकुक, मम्मट, शंकुक, अभिनवगुप्त और लोलट। बताओ 21वां प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय वाला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ मम्मट जी नहीं, शंकुक हाँ। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। रस निष्पत्ति के संदर्भ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चित्र तुरंग न्याय बहुत पूछा जाता है। चित्र तुरंग न्याय से संबंधित आचार्य कौन से हैं? शंकुक हैं। बी विकल्प सही है। चलो अगला देखो, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित रहे हैं? हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रही है? तो ये पहले से आपको बता दिया गया था उस दिन एक दिन क्लास में। हीनयान और महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। अब इनमें से सिद्ध कौन से थे ये भी बताया था उस दिन हमने। सिद्ध कौन से थे, हीनयान या महायान? कमेंट करके बताओ सिद्ध कौन से हुए, कौन सी शाखा वाले सिद्ध हुए? हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार बताओ।
शब्दानुशासन के रचनाकार। ए बी सी डी, हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि, पतंजलि। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए ए बी सी या डी। तो हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? इनके रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र का भी ग्रंथ है शब्दानुशासन, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, हिंदी का नहीं है। ये हिंदी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देखो, 24वां देखो, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस कथन के लेखक कौन है? तो देखो ये अब इतना प्रचलित हो गया है कि हर बच्चे को तैयार रहता है, इसलिए ये आपको सरल रख सकता है, लेकिन ये परीक्षाओं में तो बहुत आता है और कोई परीक्षा नहीं बची जहां ये प्रश्न ना आया हो। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर किसने कहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। सी विकल्प सही है। अगला देखो 25वां, वीरता जब भागती है। बहुत शानदार। वीरता जब भागती है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूलि उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक से है? प्रसाद के किस नाटक से है ये बताना है आपको। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। बहुत बढ़िया। वीरता जब भागती है तो उसके पीछे राजनीति की धूल उड़ती है। ये किसका कथन है? कौन से? यदि लेखक पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद का है, ये तो इसमें ही आ गया। अब कौन से नाटक का है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु? बताइए, शानदार प्रश्न है। 25वां प्रश्न, ए बी सी या डी, कौन से प्रश्न का इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर सही होगा, हट जाओ भाई मच्छर, रोज रोज आ जाते हो, क्यों आ जाते हो? कोई बुला रहा है क्या? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में ये कथन कहा है जयशंकर प्रसाद ने। बहुत शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आता भी बहुत है, ठीक है। चलो अब देखो 26वां, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी धनपत राय को यूपीपीएससी में तो ये हर साल आता है, यूपीपीएससी, ठीक है। अधिकांश परीक्षाओं में आया है, यूपीपीएससी की अधिकांश परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एलटी वाले और प्रवक्ता वाले समझ लो, एलटी की जगह आने वाली हैं और प्रवक्ता की भी जगह आने वाली हैं, और बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगी होंगे, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए, अभी से चलते रहिए, यूपीएलटी और प्रवक्ता दोनों, ठीक है। चलिए, और प्रद्योत गुरुकुल से जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, ये तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको। मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो दया नारायण, ये याद रखेंगे, इन्होंने ये नाम दिया था प्रेमचंद वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला देखो 27वां देख लो, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ठीक है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीत, कविता क्या है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा बताइए, कमेंट करिए, ए बी या सी या डी। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किस निबंध से है? बताइए किस निबंध से है? श्रद्धा भक्ति नहीं, मानस की धर्मभूमि, हाँ मानस की धर्मभूमि इस निबंध से है ये, ठीक है, मानस की धर्मभूमि। लोभ और प्रीत नहीं। चलो ये हो गया 27वां। 28वां देख लो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो देखो, सबसे पहले ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत, ठीक है,
वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से विकास हुआ हमारे यहाँ लौकिक संस्कृति का, लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, इसे सिर्फ संस्कृत भी कहते हैं। फिर इसके बाद विकास हुआ पाली का, फिर विकास हुआ प्राकृत का, फिर विकास हुआ अपभ्रंश का, अपभ्रंश, फिर विकास हुआ हिंदी का, ठीक है। अब ये वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत लगभग ये 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक रही है लगभग, ठीक है। कहाँ तक? ईसा पूर्व तक, ठीक। फिर ये कहाँ तक रही? 800 से लगभग 500 ईसा पूर्व तक। ये कहाँ तक रही? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक, ठीक। और ये कहाँ तक रही? 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक। और ये कहाँ तक रही? 500 से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। ईस्वी सन 500 से 1000 तक। और 1000 के आसपास हुआ हिंदी का विकास, 1000 ईस्वी के आसपास। तो हिंदी से जस्ट पहले की पूछी गई है, ठीक पहले। तो हिंदी से पहले क्या है? अपभ्रंश। तो यहाँ देखो हिंदी से पहले क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। डी विकल्प सही है, ठीक है। चलो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये पूछा गया है परीक्षा में। 29वां प्रश्न है, बताइए। सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, हरदेव बाहरी। तो लल्लू लाल ने प्रयोग किया है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है और ये आयोग ने यही उत्तर सही भी माना था। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य का अतीत, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत छोटी सी रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत, इस नाम से इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। तो इससे ए विकल्प सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला है कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कौन थे? तो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ये आधुनिक युग की मीरा, ये निराला महाप्राण, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है। इनका एक एक नाम उपनाम पूछा जाता है। चलो अगला देखते हैं। बत्तीसवां देखो, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं, ठीक है। बी विकल्प सही है, 32वां। अब देखो 33वां, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा है श्रीलाल शुक्ल का? एक चित्रा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। डी विकल्प सही है, सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का है, ठीक है। 33 का डी विकल्प सही है। अब चलो 34वां, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस, ये तीनों संकलित हैं। और ए विकल्प जन्मदिन की धूप में, ये संकलित नहीं है। अगला देखो, मिलजुल मन, मिलजुल मन किन की रचना है? बहुत पूछी जाती है मिलजुल मन, बताइए किन की रचना है? कमेंट कीजिए। कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग और उषा प्रियंवदा। बताओ मिलजुल मन, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की, ठीक है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं।
बताइए हिंदी नवरत्न, शिव से सरोज मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा है। ठीक है, बी विकल्प सही है, 36 का बी। कौन? मिश्र बंधु। ठीक है, देखो ये प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से, पुराने प्रश्न पत्र और नए प्रश्न पत्रों के हिसाब से। अब अभी आपको लगे कि बहुत सरल है, आपने बहुत पढ़ रखा है इसलिए आपको सरल लग रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें कठिन लग सकती है। ठीक है, तो प्रश्न तो सरल ही आते हैं। यदि टीजीटी 2021 को पेपर को छोड़ दिया जाए यूपी में, तो बाकी सब जगह ऐसे ही प्रश्न आए हैं, बिहार में भी, यूपी में भी, और मध्य प्रदेश में भी, और उत्तराखंड में भी। ठीक है, राजस्थान में भी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 37वां प्रश्न देख लो अब। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बताइए किस शब्द का प्रयोग किया है? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। ठीक है, तो काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। 37वां का डी विकल्प सही है। 38 देख लो, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ड, समरूप, ग्राफीम, रूप, शब्द। तो ये समरूप ग्राफीम कहते हैं। चलो अगला है, हिंदी कोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश देखना हमने आपको बताया था, 2-3 क्लास की थी। हिंदी शब्दकोश देखना, तो बताओ आपको याद होगा, अंकना, अकंठ, अंकन और अर्क, कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है? अनुस्वार। ठीक है, क्या आता है? अनुस्वार। फिर उसके बाद क्या आता है? चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? विसर्ग। तो अब इसमें अनुस्वार, सबसे पहले अनुस्वार वाला कौन सा है? ये है अंकन। ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अंकन, सी। 39 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अंकन। चलो अब देखते हैं अगला 40वां प्रश्न। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सकें, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये विकल्प सही है। दो शब्दों के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक, यौगिक। दो शब्दों के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक। ठीक है, और दो शब्दों के योग से बनकर फिर रूढ़ हो गया हो तो वो होता है योग रूढ़। ठीक है, जैसे दशानन, दस और आनंद से मिला लेकिन रावण के लिए रूढ़ हो गया, तो कैसा हो गया वो? योग रूढ़। इस तरह के शब्द योग रूढ़ और यौगिक, दो शब्दों के। अब जैसे जिनके सार्थक खंड न हो, जैसे कुर्सी, मेज, छत, घर, हाथ, पैर, नाक, सिर, इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, ये हैं रूढ़। ठीक है, और यौगिक कौन से होंगे? जैसे विद्यालय, जैसे शिवालय, जैसे नदीस, अलग अलग दो शब्दों के मेल। और रूढ़ कौन से होंगे? योग रूढ़ कौन से होंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है, जैसे चक्रपाण, दो शब्द भी हैं, चक्र और पाण, लेकिन किसके लिए रूढ़ हो गया? विष्णु जी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत शानदार टॉपिक है, छोटा सा, और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप तैयार रखेंगे इसे। 40 हो गया। 41 देख लो अब। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वामी हरिदास के संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा, सखी संप्रदाय। अब देखो 42, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग किस आचार्य ने सर्वप्रथम किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वप्रथम किसने किया है? शीघ्रता से बताओ। साधारणीकरण, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ABCD बताइए भाई, बताइए किसने किया है साधारणीकरण का प्रयोग? ठीक है, विश्वनाथ नहीं, जगन्नाथ नहीं, भट्टनायक हाँ, अभिनवगुप्त नहीं, सबसे पहले भट्टनायक ने किया है। चलो
42 हो गए। 43वां, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान में है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि प्रयत्न लाघव का अर्थ होता क्या है? शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने में मितव्ययता, उच्चारण की सुविधा। तो प्रयत्न लाघव होता है उच्चारण की सुविधा, अर्थात उच्चारण के लिए सुविधा जो कर ली जाती है, सरलता कठिनता से सरलता आदि, ठीक है, तो वो उच्चारण सुविधा प्रयत्न लाघव कहलाती है। 43 के बाद देखो 44, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? बताओ। बाह्य भावावेग का बल और कल्पना व्यापार का महत्व। अरे भैया, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टिकोण। बताइए भाई कौन सा होगा? ABCD। बताओ बताओ कौन सा होगा? विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? बाह्य भावावेग पर बल, ये विशेषता नहीं है। ये तीनों विशेषताएं हैं, ठीक है, ए विकल्प हो जाएगा 44 का। अब देखो 45, वाराणसी का बनारस किसका उदाहरण है? ये हमने एक क्लास में आपको बताया था। वाराणसी का बनारस काय का उदाहरण है भाई? ये आप बताओ, वाराणसी का बनारस काय का उदाहरण है? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। जो इसका उदाहरण है, जो ये जिसका उदाहरण है उसी का उदाहरण है स्नान का नहाना। स्नान का नहाना काय का उदाहरण है, ठीक है। और जिसका ये उदाहरण है उसी का उदाहरण है लखनऊ का नखलऊ, नखलऊ, ठीक। जिसका ये उदाहरण है, मतलब जिस इसमें जो प्रक्रिया है वाराणसी के बनारस में, वही प्रक्रिया स्नान के नहाना और लखनऊ का नखलऊ, ठीक है, यही प्रक्रिया है। ब्राह्मण का बामन, ब्राह्मण, ब्राह्मण का बामन, बामन, ठीक है, ऐसे लिखे दे रहे हैं। ब्राह्मण का बामन भी इसी प्रक्रिया के तहत है, इसी प्रक्रिया के तहत है। मतलब का मतबल, मतलब का मतबल भी इसी प्रक्रिया के तहत है, ठीक है। कितने उदाहरण हो गए? 5, ठीक है। चाकू का काचू, चाकू का काचू, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। अब बताओ काय का है? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजन आगम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजन आगम का। तो व्यंजन विपर्यय या वर्ण विपर्यय, इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्ण का चला जाना। जैसे लखनऊ, अब क्या है, ल कहाँ चला गया? इधर, और न कहाँ आ गया? आगे, नखलऊ, ठीक है। तो वाराणसी, ठीक है, व्यंजन विपर्यय हो रहा है, वाराणसी बनारस, ठीक है, उल्टा हो रहा है। व्यंजन या वर्ड एक स्थान से दूसरे स्थान में चेंज हो रहे हैं। 45 हो गया। 46, चलो 46 बताओ। रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। 46वें प्रश्न का आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है, या विभावना है, या उत्प्रेक्षा है, या व्यतिरेक है? तो डी विकल्प सही है इसका। कौन सा विकल्प सही है? डी, ठीक है। 46 हो गया। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। अगला देख तो क्या है? हिंदी भाषा का सर्वप्रमुख व्याकरण नागरी पिछाड़ी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन है बताइए?
इसके लेखक कौन है हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ के? ठीक है, हिंदी भाषा का सर्व प्रमुख व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया इस ग्रंथ का नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे। ABCD बताइए कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? कामता प्रसाद गुरु। 48 हो गए। अब देखो 49वां, आज समाचार पत्र के संस्थापक पूछे जा रहे हैं। आज समाचार पत्र के संस्थापक बताइए। आज समाचार पत्र के संस्थापक पूछे जा रहे हैं, संपादक नहीं। बताओ भाई बताओ। तो संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त, और इसके संपादक पूछे जाएं तो फिर ये होगा बाबू प्रभाकर नहीं, विष्णुराव परारकर। ठीक है, संस्थापक पूछे जा रहे हैं। चलो 50, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए। तीसरी सत्ता, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइए तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर का है या श्रीलाल शुक्ल का है, गोविंद मिश्र का है या निर्मल वर्मा का है? तो तीसरी सत्ता के लेखक गिरिराज किशोर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोगों ने 50 प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 था। आपके 50 में से कितने सही हुए? उम्मीद होनी चाहिए कि आपकी तैयारी के हिसाब से आपके 50 में 50 सही होने चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएं। एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़िए। मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में, एक अच्छी क्लास में, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।